Hello everyone. In this video, we are going to start those concepts, formulae and definitions which will be required for NCERT exercise 5.2. Exactly, we will be talking about differentiability. Differentiability is the thing what we need to study in more detail into exercise 5.2. वैसे तो differentiability अपने क्लास 11 में पढ़ा ही था और डिटेल में जाएंगे. डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आपने लास्ट ईयर ली थी, सेम डेफिनेशन से हम बात करेंगे. अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट x इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस लिमिट एग्जिस्ट्स. ये चीज तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स. ये वही वाला फॉर्मूला है जिसको आपने डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स फाइंड करने के लिए लास्ट ईयर यूज किया था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं. राइट साइड में आप देखेंगे एक लिमिट है, और ये लिमिट तो लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से तभी एग्जिस्ट करेगी अगर इसके लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल हों. राइट साइड में जो लिमिट है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यू इक्वल हो. उसके अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि एफ डैश एक्स तभी एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ एल एफ डैश एक्स. एल एफ डैश एक्स मतलब लेफ्ट लिमिट ले लीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू में, दैट इज लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव. ये नेगेटिव को ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है. एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, एंड उसकी राइट लिमिट भी लेनी होगी. उसको हम कहेंगे आर एफ डैश एक्स. इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, which is limit as h tends to 0 positive f of x plus h minus f of x upon h. सेम डेरिवेटिव है प्लीज. अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव बोलते हैं तो लिमिट को लेफ्ट लिमिट बना दीजिए 0 माइनस करके, बाकी सारा सेम. राइट डेरिवेटिव बोलते हैं तो इसको राइट लिमिट बना दीजिए 0 पॉजिटिव करके, बाकी सारा सेम. ओके, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस ऐसे बनता है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इफ f डैश x exists. दैट इज अर्थात इफ एल एफ डैश एक्स एंड आर एफ डैश एक्स, यानी उसके लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट, दोनों की वैल्यू निकल जाना चाहिए, एंड आर इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल भी आना चाहिए. एल एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकलना चाहिए और दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा और तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तो इस तरह से यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और डिटेल में जाएंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी लेंगे. कब लेना है लेफ्ट एंड राइट लिमिट, ये हमने कंटिन्यूटी में समझ लिया है. अगर पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग एक्सप्रेशन है फंक्शन के पास, तभी आपके लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेना जरूरी है. उसके बाद में अगला डेफिनेशन आता है डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल में आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ it is differentiable at each point of open interval AB. सेम डेफिनेशन है जो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल में था. कहा था ना कि फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल. सेम चीज डिफरेंशिएबल के लिए भी होगी. अगली बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल. फंक्शन विल बी कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ सेम थ्री कंडीशंस जिस तरह से कंटिन्यूटी में थी. इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, राइट हैंड डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट एट ए, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट, बट राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पर होना चाहिए? सिर्फ ए के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं ए की लेफ्ट में तो हम जा नहीं सकते, इसलिए ए के ऊपर आप लेफ्ट डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे क्लोज्ड इंटरवल में. सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए ए के ऊपर, और बी के राइट में नहीं जा सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट बी. तो क्लोज्ड इंटरवल में ओपन इंटरवल के ऊपर तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए. उसके अलावा ए के ऊपर उसका राइट डेरिवेटिव मिल जाना चाहिए और बी के ऊपर उसका लेफ्ट डेरिवेटिव मिल जाना चाहिए. इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पर. डिफरेंशिएबल फंक्शन सारा सिमिलर टू कंटिन्यूटी.
A function is called differentiable if it is differentiable at each point of its domain. Same thing जो हमने कंटिन्यूटी में, और एग्जांपल्स भी मोर और लेस वही हैं. पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, एटसेट्रा. अगर आप कंटिन्यूटी वाले एग्जांपल्स से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे लगभग सारे फंक्शन आ चुके हैं. मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है और सर्ड्स रूट्स नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होगा, कहीं नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बिहेवियर करेगा. और इसी तरीके से सर्ड्स के साथ भी, रूट्स के साथ में भी कभी वो डिफरेंशिएबल होंगे, कभी नहीं होंगे. लेकिन ये जो लिस्ट है ये तो हमेशा अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होने वाले फंक्शन. तो ये सारा आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में समझना है. इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज दैट इज अलजेब्रा. अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास हैं तब, सॉरी, अगर जो कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा था ना उसी टाइप से है. अगर आपके पास में दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लें या कंपोजिशन ले लें, वो सारे डिफरेंशिएबल निकलेंगे. ये सारे कंटिन्यूस भी निकले थे. याद करना आसान है अगर हम चीज़ों को लगातार याद करते रहें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहें, रिलेट करते रहें. तो सेम अलजेब्रा जो कि आपका कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए था, डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए भी. इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. इनमें एक रिलेशन भी है, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. आपको पता है कन्वर्स का मतलब अपोजिट. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूर से कंटिन्यूस है, बट अपोजिट करेक्ट नहीं होता जनरली. यानी कंटिन्यूस हो तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है. और कन्वर्स को तो हम जस्ट एक काउंटर एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं. मॉड एक्स एक सा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0. ये रिलेशनशिप वाला एज ए थ्योरम आप लर्न कर लीजिए. तो प्रूफ हम जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे बाद में कर लेंगे. कुछ और थ्योरम से डिफरेंशिएशन के ऊपर जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम रिवाइज कर लेते हैं. कॉपी में ज़रूर लिखना है, लर्न करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ फंक्शन करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस और माइनस ऑफ टू फंक्शंस हो तो वो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद प्लस माइनस कर सकते हैं. प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ऐसे किसी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक को आप फर्स्ट फंक्शन कह दीजिए, दूसरे को सेकंड कह दीजिए. डिफरेंशिएशन डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस भी आपने पढ़ा होगा. यहाँ मैंने शॉर्ट में NR फॉर न्यूमरेटर लिखा है, DR फॉर डिनोमिनेटर लिखा है. तो कभी भी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. लास्ट ईयर हमने ये फॉर्मूले यूज़ किए थे, अभी भी नोट जरूर कर लीजिए, और अगर भूल चुके हो तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. कुछ और फॉर्मूले थे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन शुड बी एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स शुड बी ई टू द पावर एक्स. अब प्लीज अपने फॉर्मूला कॉपी में सीक्वेंशियली इनको लिख लीजिएगा 1 2 3 4 ऐसा करके. डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विल बी ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, जहां पर कि ए को जरूर से पॉजिटिव होना चाहिए. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0. और लॉग का जब भी हम बेस नहीं लिखते हैं मैथमेटिक्स में तो वो बेस ई होता है. दूसरे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे और वहाँ पर वही होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में जब मैंने लॉग का बेस नहीं लिखा तो वो ई होगा. और बेस अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है तो उसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आ जाएगा. नॉर्मली ये वाइट फार्मूला जो लिखा है मैंने इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी फार्मूला से हमारा काम. जो बहुत डीप में स्टडी करना चाहते हैं वो इस फार्मूला को लिख लो, नहीं तो छोड़ सकते. नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वॉज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वॉज माइनस साइन एक्स, टेन एक्स गिव्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सारा आपने 11th क्लास में लर्न किया था, प्लीज एक बार और नोट करिए, रिवाइज करिए. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स विल बी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स विल बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स.
ये सारे 11th क्लास के फॉर्मूलाज हैं प्लीज। और इसके बाद में चेन रूल भी शायद आपने लास्ट ईयर देखा होगा, पता नहीं है, अगर नहीं तो इसको लर्न कर लीजिए, यहाँ पर तो हमको करना ही है। बेसिकली ये 11th क्लास में आता है यूज करने को, सिलेबस में तो 12th के ही है। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अभी एक चीज आप अच्छे से समझने का कोशिश करिए, ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना हमारे पास डिफरेंशिएशन के, ये सारे फॉर्मूलाज एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये बोलते हैं कि इफ यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन यू गेट अनदर फंक्शन, इजंट इट? डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू अनदर फंक्शन। कोई भी फॉर्मूला देखें आप, यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन यू गेट अदर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला इस फॉर्मेट का होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इक्वल टू अनदर फंक्शन। मैं ऐसा सोच सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। चेन रूल इसी को समझ करके आगे बढ़ता है। अगर किसी फंक्शन f को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन g मिलता है, तब चेन रूल कहता है कि d by dx of f of h of x will be g of h of x into differentiation of h of x। क्या मतलब हुआ? अगर कोई डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपके पास हो, d by dx ऑफ अ फंक्शन इक्वल टू अदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला आपके पास हो, तो उस फॉर्मूला में आप x की बजाय h of x ले सकते हैं। यानी x can be replaced by another variable. Just a moment. In any differentiation formula, sorry, in any differentiation formula on both sides, x can be replaced by another function of x. किसी भी differentiation के formula में आप x की बजाय दोनों साइड h of x ले सकते हैं। ये चेन रूल बताता है कि किसी भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में आप f ऑफ x के बजाय f ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं। x को आप रिप्लेस कर सकते हैं h ऑफ x से। अगर वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो दो चीज का ध्यान रखना है। पहला चीज, x के बजाय h ऑफ x आपको दोनों तरफ लेना होगा, इधर लिया तो इधर भी लेना होगा, और उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x। यही चेन रूल है। चाहे तो हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लिखना ही अच्छा है, लिख लीजिएगा। वर्ड्स में याद रखेंगे, इन डिफरेंशिएशन फॉर्मूला इफ वी रिप्लेस x बाय अ फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में मैं x को रिप्लेस कर लूं hx यानी एक फंक्शन ऑफ x से, देन जो रिजल्ट आएगा, दोनों तरफ मैंने x को h ऑफ x से रिप्लेस तो कर लिया, लेकिन रिप्लेस करके कहानी खत्म नहीं हो जाती। अगर रिप्लेस कर लिया तो जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। जो फंक्शन h ऑफ x लिया था ना, उसके डेरिवेटिव से आपको रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चेन रूल को प्लीज अच्छे से समझ लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं, और ये सेंटेंस कम से कम लर्न कर लीजिए, ताकि जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे? सपोज आपके पास एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस e टू द पावर x। आपको समझ आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो पहले आप काय का फॉर्मूला यूज करेंगे? लॉग का। आउटर फंक्शन कौन है? आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें, डिटेल में जाकर के देखते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ e टू द पावर x, ऐसा फंक्शन है हमारे पास। तो इसके अंदर देखिए, आउटर फंक्शन कौन है? बाहर वाला फंक्शन हम समझें, लॉग x है। लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या हुआ, इस फंक्शन में x इज रिप्लेस्ड बाय दिस ब्रैकेट। x क्योंकि इस ब्रैकेट से रिप्लेस हो गया है, x इज रिप्लेस्ड बाय cos e टू द पावर x। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ x की बजाय लेना पड़ेगा ये वाला फंक्शन, और इसलिए आपका आंसर आएगा 1 अपॉन cos e टू द पावर x। और क्या होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x। रिजल्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x। फिर cos e टू द पावर x के अंदर भी फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, फॉर्मूला तो cos x का है। फिर आप सोचिएगा, बेसिक फॉर्मूला आपके पास में cos e टू द पावर x के लिए है d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स माइनस साइन x। इसके अंदर आपका x रिप्लेस हो रहा है
ई टू द पावर एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा आपको 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स की वजह आपने दिया ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, जो कि अगली स्टेप में आप इसकी वैल्यू भी लिख देंगे तो फाइनल आंसर आएगा। इस तरह की चीज़ों की अगर आपने 11th क्लास में बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो आप ये वाला रिजल्ट शायद यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में फिर माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ आ रहा है पीछे, वो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। इस लेवल तक प्रैक्टिस हमको करना है। कर रखा है तो अच्छा, वापस से कर लीजिए, नहीं कर रखा तो अभी हम करेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज 5.3 के लिए किन फार्मूलाज एंड डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो फार्मूलाज एंड डेफिनेशंस हमने लिखे हैं उनमें से ऑफकोर्स अधिकतर अपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी उन सभी को जरूर से प्लीज़ फार्मूला कॉपी में लिख लीजिए, जो आपको किसी भी टेस्ट में, प्री बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कॉलेज में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब भी बार बार काम आएगी प्लीज़। तो फार्मूला कॉपी में इन चीज़ों को अपडेट करते चलें। ऐसा मत सोचिए कि मुझे आता है तब भी इस वीडियो में जो भी फार्मूला, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर से फार्मूला कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।